सभी एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में आज से हम लोग जो नया सीरीज स्टार्ट करने हैं उसमें मूल विधि हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से तकरीबन हम लोग 8 से 900 क्वेश्चन के आसपास में सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। बस आप इतना करना, इसके लिए हम पूरा एकदम से अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। आप उस प्लेलिस्ट को पूरी तरह से फॉलो करना, ठीक है। और एक बार आप इसको पूरा कर लेंगे ना तो अलग से आपको मूल विधि कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पाएंगे कि पेपर में टोटल क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर पाओगे, क्योंकि इसमें सारे डेटा सारे फैक्ट्स हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक अधिनियम है जिसके बारे में कुछ पॉइंट जो है मिसिंग किया गया। करा कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में लाया गया था, तो बात बिल्कुल सही है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये 1961 में आया था, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1890 ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग कब आया था तो आप कहोगे 1990 में बना था, ये गलत है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तीसरा वाला हमारा सही नहीं है और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हम महिलाओं से संबंधित आप पाओगे तो आपके सिलेबस में लिखा होगा महिलाओं और बच्चों से संबंधित विधिक प्रावधान, साथ में अनुसूचित जाति और जनजातियों के संबंध में भी जो प्रावधान है वो। तो जब हम महिलाओं से संबंधित विधिक प्रावधान पढ़ते हैं तो उनमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होता है और यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। याद रखिएगा कि 2021 में भी यहाँ से अच्छे खासे सवाल है और 2017 में तो मतलब बहुत ही अच्छा सवाल आया है। तो इन टॉपिक से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आएगा अगर हम इतना पूरा कवर कर लेते हैं तो। और अपने आप में ये बहुत होता है, क्योंकि मेरिट जो है यही लोग बनाते हैं साथी, है ना। तो देखिए प्रश्न में याद रखेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं महिलाओं से संबंधित जो प्रोविजन है, एक्ट है, कानून है। जैसे इसमें आता है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये 1956 में अस्तित्व में आया, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है। सेकंड है दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो कि 1961 में आया। फिर उसके बाद स्त्री अशिष्ट अपरूपण अधिनियम, ये 1986 में आया। मैंने क्रम से रखा है क्योंकि कई बार सवाल कहेगा कि क्रम से लगाइए, तो इसीलिए मैंने क्रम से लगा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये देखिए 1990 में आया। फिर इसी तरह से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये 2005 में आया हुआ है। फिर महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये आया है 2013 में। मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम, ये 2019 में मोदी जी की सरकार लेकर आए, 3 तलाक वाली ये। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कम्प्लीटली पहले इस पर बात करेंगे और इसी तरह से इन सब पर हम जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन करा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा कि इस अधिनियम पर राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति 17 अक्टूबर 2005 को मिला था। यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान रखेंगे तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 17 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, जो कि गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति को ये जो एक्ट है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये साथी 13 सितंबर को राष्ट्रपति की अनुमति इस पे मिली थी, 13 सितंबर 2005 को। 17 अक्टूबर दिया जो कि गलत है। बाकी सेकंड वाला पॉइंट आपका सही है, यानी यह 17 अक्टूबर 2006 से पूरे भारत में साथी ये चीज लागू है, ठीक है। तो इस प्रकार सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा दूसरा। अब देखिए इसके बारे में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट तो राष्ट्रपति के द्वारा 13 सितंबर 2005 को इस बिल पर हस्ताक्षर किया गया और उसके बाद यह जो बिल है याद रखेंगे 17 अक्टूबर 2006 से 5 नहीं 6 से लागू हुआ है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे ये वर्तमान में यह पूरे भारत में लागू है साथी, कहाँ पे, पूरे भारत में लागू है, ठीक है। अब देखिए इसके एक्ट के तहत ये प्रोविजन दिया कि भाई देखो जो परिवार में महिला है ना उनके साथ अगर शारीरिक कोई ऐसी दुर्घटना होती है या आर्थिक है, ये देखिए, या फिर मानसिक दुर्व्यवहार या फिर यौन हिंसा, ठीक है, ये जो 4 पॉइंट हैं ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यह जो है घरेलू हिंसा कहलाएंगे। अगर किसी भी महिला के साथ इनके आधार पे कोई दिक्कत होती है तो वो घरेलू हिंसा कहलाएगा। आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 3 जिसमें हम लोग घरेलू हिंसा की परिभाषा को और अच्छे से पढ़ेंगे। पर पेपर में हमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन में देगा ए शारीरिक, शरीर को लेकर के, बी ऑप्शन देगा आर्थिक, सी देगा यहाँ पे मानसिक दुर्व्यवहार और डी देगा साथ यहाँ पे यौनिक हिंसा और फिर कूट करके आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है। ये क्वेश्चन 2021 के दरोगा भर्ती में पूछा गया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे 2019 से पहले ये तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके था, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो ये जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है, यानी भारत के हर राज्य हर केंद्र शासित प्रदेश पर यह लागू होता है। जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है साथी 2005 का, इसके अंदर आप देखोगे
तो टोटल कुल 5 अध्याय आपको मिलेगा। कितना? 5 अध्याय मिलेगा और 5 अध्याय के साथ इसमें कुल अगर धाराओं की बात किया जाएगा तो 37 धाराएँ हैं और हमें 37 धाराएँ पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ ही धारा के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? पर इस पॉइंट को याद रखेंगे, 5 अध्याय हैं, 37 धाराएँ हैं, ठीक है? आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की डाट के अनुसार का आशय ऐसी पीड़ित महिला से है जो प्रत्यार्थी की घरेलू नातेदार में है, ठीक है? तो कह रहा है कि किसका ये मतलब होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे जो व्यथित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति जहां भी आपको मिलेगा इसका मतलब यही होगा कि जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई पर्सन है, जाहिर सी बात है इसकी शादी हुई होगी और शादी हुई है बी व्यक्ति से, तो यहाँ पे जो बी है यानी जो महिला है साथी, इस महिला को हम व्यथित व्यक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यथित व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ए नाम का ये पुरुष है, ये नाम का जो व्यक्ति है साथी, इसे प्रत्यार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यार्थी बोलेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी पीड़ित महिला से है जो प्रत्यार्थी के घरेलू नातेदार में है, तो जाहिर सी बात है बीबी किसके यहाँ रहेगी? अपने हस्बैंड के यहाँ रहेगी, है ना? तो ये बी जो है इसी महिला को हम व्यथित व्यक्ति बोलेंगे, यानी जो महिला, अब भाई ये महिलाओं से संबंधित कानून है तो महिलाओं को सुरक्षा देना है, तो उस महिला के बारे में ही बात हो रही है और उस महिला को क्या बोलते हैं? व्यथित व्यक्ति बोलते हैं। बाकी जिसके घर पे वो रह रही हैं, मतलब अपने ससुराल, तो उनको क्या बोलेंगे? प्रत्यार्थी बोलेंगे, है ना? तो बी केयरफुल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, आप जानते हैं कि इस अधिनियम की धारा 2 में, कोई भी अधिनियम हो उसके धारा 2 में परिभाषा ही दिया गया है ज्यादातर, तो अधिनियम की धारा 2 में परिभाषा दिया गया और इसी धारा 2 में, धारा 2 क में कहा गया कि भाई देखो, व्यथित व्यक्ति का मतलब होगा कि ऐसी महिला, अभिप्रेत है मतलब वर्णित है, जो प्रत्यार्थी के घरेलू नातेदार में है, ठीक है, या रह रही हैं, जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यार्थी के द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं। तो ऐसी महिला से है जो कहती हैं कि भाई हमारे साथ घरेलू हिंसा हुआ है। इसी अधिनियम में आप देखेंगे तो 2 का ख, ये कहता है बालक। बालक का मतलब होगा कि ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कोई दत्तक या सौतेला या घोषित बालक भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बालक का मतलब अपना निजी बालक नहीं, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ, या सौतेला या फिर पोषित बालक भी हो जाएगा। तो साथ ही ये याद रखेंगे, आगे चल के काम आएगा, क्योंकि हम बालक से संबंधित विधिक प्रावधान पढ़ेंगे तो टकराएगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के डाट के अनुसार आशय उस रिपोर्ट से है जो किसी पीड़ित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के किसी शिकायत पर परिवाद के रूप में प्राप्त होता है। देखिए, ये सिंपल कहता है कि भाई यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात होती है साथी, एक डेफिनेशन है एक रिपोर्ट की बात, पहले उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं घरेलू घटना रिपोर्ट। तो कहता है भाई कि घरेलू घटना कौन सा रिपोर्ट होगा, कौन सी रिपोर्ट को हम घरेलू घटना रिपोर्ट मानेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, जो मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब हैं, ठीक है, और इनके पास कोई प्रत्यार्थी आता है जो रिपोर्ट देता है साथी, उसी रिपोर्ट को, ठीक है, उसी रिपोर्ट को, मतलब किसी और को भी दे सकता है, आगे चल के हम चर्चा करेंगे, फिलहाल में आप मानिएगा कि उसी रिपोर्ट को हम घरेलू घटना रिपोर्ट करते हैं। तो घरेलू घटना रिपोर्ट का मतलब क्या है? जो किसी पीड़ित व्यक्ति से, पीड़ित व्यक्ति मतलब वही महिला, ठीक है, मतलब व्यथित व्यक्ति है ना, से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत पर कंप्लेन के रूप में प्राप्त होगा, उसी कंप्लेन को ही हम घरेलू घटना रिपोर्ट के नाम से जानेंगे। और ये दिया हुआ है इस अधिनियम का जो सेक्शन 2 है, और इस सेक्शन 2 के अंगा पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, सेक्शन 2 का जो अंगा पार्ट है वहां पे दिया गया है किसके बारे में? घरेलू घटना रिपोर्ट के बारे में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना? तो यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू नातेदारी यानी डोमेस्टिक काइनशिप को परिभाषित किया गया है। घरेलू नातेदारी को किसमें परिभाषित किया गया? और इससे आप इंपॉर्टेंट लगाना, पेपर में बन सकता है साथी, है ना? तो ये जो अधिनियम है अंगा में तो है नहीं, क्योंकि अंगा में तो आपने देखा वो रिपोर्ट की बात किया गया है ना? अंगा में तो साथी वो रिपोर्ट है ना? ये दिया गया है च में। च में किसके बारे में दिया गया है? डोमेस्टिक काइनशिप के बारे में, घरेलू नातेदार के बारे में, घरेलू नातेदार। तो अगर आपसे पूछेगा भैया कि घरेलू नातेदारी कहाँ पे दिया गया, कहाँ पे है, तो आप बताएंगे धारा 2 च में दिया गया है, ठीक है। अब जरा सा समझेंगे इसके बारे में, क्या है धारा 2 च? ये कहता है कि भाई देख, जो घरेलू नातेदार का मतलब है, यानी पूरे जो अधिनियम में जहां जहां घरेलू नातेदार लिखा है उसका मतलब होगा ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अप्रेत है जो साझी गृहस्थी में है। जैसे घरेलू नातेदार का मतलब पति पत्नी मान के चलिए, एक साथ रह रहे हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, समझ रहे हैं, जब वे समरक्तता के से हो सकते हैं, या विवाह के द्वारा हो सकते हैं, या विवाह
या फिर दत्तक ग्रहण की प्रकृति से भी हो सकते हैं। तो ये सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मियाँ बीवी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब समरकता भी हो सकता है उनके अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को सिर्फ ये नहीं, घरेलू हिंसा के अंदर कोई भी आ जा रहा है, ठीक है। विवाह द्वारा या विवाह से अगर रह रही हैं तो उस महिला के ऊपर दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदार द्वारा संबंधित है तभी भी, एवं अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं तभी भी। भाई महिलाएं हर जगह से प्रोटेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बस सिर्फ वही महिला आ गई तो बस शादी वाली महिला नहीं, भाई समरकता वाली महिला भी हो जाएंगे तभी भी, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा साथी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अब इस अधिनियम में कह रहा है कि भाई इस अधिनियम में जो मौद्रिक अनुदेश शब्द दिया है इसका मतलब है ऐसे प्रतिकर से यानी कंपनसेशन से जिसे न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा से जो पीड़ित व्यक्ति है यानी जो विधित महिला है को देने के आदेश प्रत्यार्थी को दिया गया है। सिंपल सी बात है, जब हम केस वगैरह करते हैं तो आजकल आप सुनते होंगे कि कंपनसेशन की मांग की जाती है, ठीक है। तो उस कंपनसेशन को न्यायपालिका अपनी भाषा में मौद्रिक अनुतोष कहता है। क्या बोलता है? मौद्रिक अनुतोष बोलता है, ठीक है। माननीय न्यायपालिका इसे मौद्रिक अनुतोष के नाम से बोलते हैं। तो यह मौद्रिक अनुतोष कौन देता है? ए नाम का मैन अगर इसने मारा है आर नाम के व्यक्ति को तो भैया ये जो है भाई साहब भरेंगे, मतलब ये भाई साहब इनको देंगे। तो क्या देंगे? मौद्रिक अनुतोष देंगे, जिसे हम अंग्रेजी वाले में कंपनसेशन बोलते हैं होते। तो बात तो सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि साथ ही देखो अधिनियम के अनुसार आश्रय गृह ये क्या चीज होता है? कहता है कि देखो आश्रय गृह का मतलब वह घर होता है जिसे राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आश्रय गृह के रूप में घोषित किया जाता है। तो भाई सरकार बनाती है इसके लिए आश्रय गृह, ठीक है। तो वो आश्रय गृह है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। तो ये दोनों डिफिनेशन याद रखेंगे, एक तो आपका मौद्रिक अनुदेश और दूसरा आपका हो जाएगा आश्रय गृह। अब इन दोनों का वर्णन कहाँ पे किया गया है तो आप देखोगे जो हमारा ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसकी धारा 2 टय इसमें मौद्रिक अनुतोष यानी कंपनसेशन की बात की गई है, जबकि धारा 2 के तहत, ठीक है, धारा 2 अंगा टेट है कई आएगा, उसके तहत आश्रय गृह का भी वर्णन किया गया साथी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये पेपर में आ चुका है साथी, 2021 दरोगा भर्ती में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या शामिल नहीं होगा? तो भैया घरेलू हिंसा में क्या शामिल नहीं हो सकता है? यौन शोषण शामिल था? आप कहोगे हाँ सर। क्या यहाँ पे आर्थिक शोषण शामिल था? तो आप कहोगे हाँ सर था। शारीरिक शोषण आपने देखा, सामाजिक शोषण शामिल था? तो आप कहोगे नहीं सर, सामाजिक शोषण शामिल नहीं है इसमें, है ना। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिएगा हमारी जो डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट जो धारा 3 है उसमें घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया। इसमें कहा गया कि भाई देख इस अधिनियम के तहत जो प्रत्यार्थी का कोई कार्य, प्रत्यार्थी माने कौन? वही हस्बैंड भाई, है ना। प्रत्यार्थी का कोई कार्य या लोप या किसी कार्य का करना या आचरण करना घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह व्यथित व्यक्ति माने कौन? महिला को शारीरिक या मानसिक कोई क्षति पहुंचाता है, परेशान भी करेंगे तभी भी। दूसरा, दहेज के लिए उत्पीड़ित करता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा, पीड़ित व्यक्ति उसके संबंधी पर आचरण द्वारा धमकी का प्रभाव डालता है, ठीक है। उसके संबंधी पर अपने आचरण द्वारा धमकी का प्रभाव डालता है कि हम तुम्हारे बिटिया के साथ ऐसा कर देंगे, अगर पिताजी को ऐसा कह दिया तभी बिटिया चाप सकती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहा अपने ससुर से, भाई देख हम तुम्हारी बेटी को खुद मारेंगे अगर खुद तुम किए, तो ये गए कहता है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर घटा जाएगा अगर आप धमकी देते हैं तो, ठीक है। उसके संबंधी पर अपने आचरण के द्वारा अगर आप धमकी देते हैं तो भी आप चापे जाएंगे भाई साहब, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, ये सारी की सारी चीजें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की डाट के तहत कोई व्यक्ति यहाँ मस्त शब्द देखिए दिया हुआ है साथी, बहुत बढ़िया शब्द कह रहा है कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, आप भी हम भी पड़ोसी गांव वाले कोई भी जिसके पास विश्वास करने का ऐसा कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है तो वह संबंधित अधिकारियों को इस संदर्भ में सूचना दे सकता है। मान लीजिए आपका गांव है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, इनकी शादी हुई है किसके साथ? तो मान लीजिए इनकी शादी हुई है सी नाम के किसी व्यक्ति के साथ, है ना। तो भाई सी नाम के जब व्यक्ति के साथ शादी हुई है तो ए भाई साहब क्या करते हैं, और आप जो है बी नाम के व्यक्ति हैं, आप इनके पड़ोसी हैं साथी, है ना। तो यहाँ पे और लोग पड़ोसी में हैं लेकिन आप जो है पढ़े लिखे पड़ोसी हैं
और ये भाई साहब सी को बहुत पीटते हैं, दारू पी करके, जो भी हो, इन धमकी देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अधिकारी हैं, वहाँ पे इनको जो है आप जो है सूचना दे सकते हो। क्या कर सकते हो, भाई यहाँ पे एक महिला रहती हैं, इनको बहुत दिक्कत है, ये बेचारी चुप मार के कुछ कह नहीं पाती हैं, ठीक है? लेकिन बहुत लोग डरते हैं कि अगर महिला कह देगी नहीं हमारे ऊपर नहीं हो रहा तो यही ना चापे जाए, ऐसा होता है, बहुत लोग डरते हैं साथी, कहीं ऐसा ना हो महिला पलट जाए। तो इस केस में क्या होगा, तो भैया याद रखेंगे, जो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसकी धारा 4 कहती है कि भाई सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई महिला है जो घरेलू हिंसा के शिकार हो रही है, हो चुकी है या निरंतर उसके ऊपर ऐसा होने वाला है, तो वह क्या कर सकता है कि सूचना जो है इस संदर्भ में दिए गए अधिकारी को दे सकता है। लेकिन वही डर वाली बात है, आपको अगर उल्टा हो गया तो यहाँ पे ये बात भी लिखा गया कि भाई ऐसे व्यक्ति को जो ये सूचना देगा, अगर मान लीजिए सूचना गलत पाया जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए सूचना गलत पाया जाता है, तब पर भी इस व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिलेगी, इसके ऊपर कोई सिविल या दंडिक कार्रवाई नहीं किया जाएगा। बस ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लेकिन अब बार-बार मत चिढ़ाइएगा, नहीं तो अधिकारी है, चाप देगा भैया, मारेगा पहले, क्योंकि जानते हैं आजकल अधिकारी कहता हम ही कानून सिखाओगे, बस पहले पीटेगा, जब पूरा एकदम हो जाए और 4-6 लोग हो जाए तभी ऐसा आप करिए, है ना? क्योंकि ज़माना जो है अधिकारी बेवकूफ़ हो जाते हैं, क्या ही कहा जाए। तो अधिनियम 4 याद रखेंगे, अधिनियम 4 के तहत कोई पर्सन, ऐसे याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे सूचना दे सकता है, ठीक है? और उसके ऊपर जो है सूचना के सत्य नहीं होने पर किसी प्रकार की सिविल या फिर दंडिक कार्रवाई नहीं किया जाएगा। सिविल कार्रवाई का मतलब उसे कुछ पैसा-वैसा नहीं वसूला जाएगा, मतलब उसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। दंडिक कार्रवाई मतलब कोई सजा नहीं दिया जाएगा। आगे, जब किसी पुलिस अधिकारी या कोई संरक्षण अधिकारी या ठीक है, या कोई सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होती है, तब वह निम्न जानकारी पीड़ित को देगा। मान लीजिए कि ये नाम की कोई महिला है, ठीक है? ये नाम की कोई महिला है, जिनके द्वारा घरेलू हिंसा से संबंधित कोई रिपोर्ट जो है साथी दिया गया। तो ये रिपोर्ट किसको दिया जा सकता है, तो गाँव में अक्सर लोग कहाँ पे जाते हैं, पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं, सीधे पुलिस को फ़ोन करेंगे, ठीक है? मान लीजिए कि वो थोड़ी-सी पढ़ी-लिखी हैं, तो पहले गूगल पे सर्च करेंगे कि यहाँ पे इसके लिए संरक्षण अधिकारी कौन है? अभी हम लोग बताएँगे संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति वगैरह, संरक्षण अधिकारी कौन है, ठीक है? या फिर कोई इस संदर्भ में कोई सेवा प्रदाता है, जैसे कोई एनजीओ वगैरह हो गया, कोई ऐसा भी है क्या? कोई सेवा प्रदाता है? या फिर इन्हें सीधे-सीधे बहुत बड़ा पकड़ है तो ये मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट को इस संदर्भ में घरेलू हिंसा के बारे में सूचना देंगे, रिपोर्ट देंगे। तो जैसे ही इनमें से किसी एक व्यक्ति को जब ये सूचना मिलती है, तो सबसे पहले क्या वो जवाब देते हैं? तो सबसे पहले वो कहेंगे कि भाई देखिए, संरक्षण अधिकारी की सेवाएँ कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन सी सुविधाएँ वो आपको दे सकता है इस संदर्भ में, ठीक है? दूसरी चीज़, वो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करेंगे कि भाई आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगा। तीसरी चीज़ वो कह सकते हैं कि भाई देखिए, जो इस समय भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का सेक्शन 86 है, इसके लिए आप एक क्या करिए, परिवाद कंप्लेंट दायर करिए, ठीक है? तो ये सारा काम ये लोग करेंगे। अब ये सभी के सभी जो ये काम कर रहे हैं, वो भाई ज़ाहिर-सी बात है किसी एक्ट के तहत करेंगे? हाँ सर। एक एक्ट होता है साथी 5, सेक्शन 5 के तहत यहाँ पे याद रखेंगे, जो हमारा यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है साथी, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस 2005 है, उसकी सेक्शन 5 के तहत, उसका जो सेक्शन 5 है, उसके तहत कोई महिला जो है इनको रिपोर्ट कर सकती है और रिपोर्ट मिलने पर साथी ये लोग ये वाला एक्शन उसे तुरंत बताएँगे। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन-सा, डी आपका राइट आंसर। देखिए, धारा 5 में क्या कहा गया? कहा गया कि भाई देखो ऐसी बात है, इसके तहत जब किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होती है, तब वह निम्नलिखित प्रमुख जानकारी पीड़िता को देंगे, यानी वो जो व्यथित व्यक्ति है, यानी जो महिला है उसको देंगे। संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में, निःशुल्क विधिक सहायता, सेवा प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता, यानी जो एनजीओ वगैरह हैं उनके बारे में भी बताएगा, ठीक है? संरक्षण संरक्षण, अभिरक्षा, आर्थिक सहायता और निवास प्रतिकर अथवा उनमें से कोई एक से अधिक के आदेश भी दे सकता है। मतलब ये सब हेल्प जो है आपको वो मिल सकता है। बीएनएस 2023 के सेक्शन 86 के तहत ये भी कह सकता है कि आप कंप्लेंट दायर करिए, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ आप जो है कंप्लेंट दायर करिए। तो बीएनएस की 86 में देखा जाएगा आगे चल के, जब हम बीएनएस को आप पढ़ाएँगे तो उसमें हम बताएँगे कि क्रूरता शब्द बीएनएस के सेक्शन 86 में कहाँ तक किया गया और इसका विस्तार कहाँ तक किया गया, उस पर हम बीएनएस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के डॉट के तहत
यदि किसी पीड़ित अथवा उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी अथवा कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है तो उसे आश्रय गृह उपलब्ध कराएगा। देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है, कह रहा है कि भाई देखो, ये सबसे पहली बात तो यदि किसी पीड़ित के द्वारा, यानी कोई अगर मान लीजिए ई नाम की महिला है और ये बेचारी परेशान है, ठीक है, और घर से निकाल दिया गया है, जाहिर सी बात है मारा पीटा जाएगा तो घर से निकाल दिया जाएगा, है ना। तो अब ये इसके पास कुछ बचा नहीं है, अब ये क्या करेगी, तो मान लीजिए कि जाती है और नजदीक में सरकार ने कोई आश्रय गृह बनाया हुआ है, ठीक है, आश्रय गृह बनाया हुआ है ना। पर आश्रय गृह वाले भी ठहरे रिश्तेदार, मतलब जो जिनका ये आश्रय गृह है वो रिश्तेदार ठहर गए जिन्होंने मारा पीटा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नहीं रहने देना, फोन करके कहेंगे भाई रिश्तेदारी निभाओ और इनको अपने यहाँ भी रहने मत देना, देखते हैं कहाँ जाएंगे, है ना। तो यही कहता है कि भाई यदि किसी पीड़ित या इनकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी, अगर अधिकारी से मिलकर तो लिख पाते भाई, या कोई सेवा प्रदाता, कोई एनजीओ भी किसी आश्रय गृह के जो मालिक हैं, जो भार साधक हैं, उस व्यक्ति से अगर आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करते हैं तो उसे आश्रय गृह उपलब्ध कराया जाएगा, इस पीड़ित को देना चाहिए, दिया जाएगा, ऐसा। बहुत अच्छी बात है यार, कितनी सुविधाएं हैं, है ना। तो ये बात की गई है साथी किसके अंतर्गत, धारा 6 के तहत, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। धारा 6 में क्या है वो आपने देख लिया। धारा 7 में क्या कहा गया कि ऐसे ही मामला, अगर मान लीजिए कि यही चीज 6-7 को ऐसे याद रखिएगा, 6 में आश्रय गृह में उपलब्धता की बात की गई है, ठीक है, आश्रय दिया जाएगा, और 7 में कहा गया है चिकित्सा सुविधा दिया जाएगा। मान लीजिए कि उस समय मारी पीटी गई महिला या चिकित्सीय सुविधा नहीं है, तो कहा गया धारा 7 में कि भाई उस महिला को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हॉस्पिटलों के लिए भी लागू होती है। तो 6 और 7 को ऐसे ध्यान रखेंगे। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राज्य सरकार, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक जिले में जितना वह आवश्यक समझे संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो ये बात तो क्लियर है कि संरक्षण अधिकारी राज्य की सरकार नियुक्त करती है, ठीक है, और कितना कर सकती है साथी, जितना वह आवश्यक समझे। तो ये बात लिखा गया सेक्शन 8 में, इसमें लिखा गया सेक्शन 8 में लिखा गया, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, 8, यानी पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर मेरे दोस्त, है ना। क्लियर ही बात है, ठीक है। देखिए करा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन जो 8 है, इसके तहत जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, प्रत्येक जिले के अंदर जितना वह आवश्यक समझे संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं, और जहां तक कोशिश करेंगे संरक्षण अधिकारी क्या होनी चाहिए, महिला ही होनी चाहिए, क्योंकि मामला सब महिलाओं से। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार संरक्षण अधिकारी की कर्तव्य और कृत्य क्या होंगे, यानी जो ये संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति स्टेट सरकार ने किया है, भाई वो करेगा क्या, उसका काम क्या होगा, ये बात जानना है। तो ये बात लिखा गया कि देखो जो सेक्शन 8 होगा ये संरक्षण अधिकारी के अपॉइंट को लेकर के है, और सेक्शन 9 में जो इसका वर्क होगा संरक्षण अधिकारी का उसको लेकर के है। और इसका वर्क क्या है, इसका वर्क पहली बात तो ये है कि जो भी मजिस्ट्रेट हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट सारा काम तो करेंगे नहीं, तो उनकी हेल्प करना। तो पहली बात है क्या करना है, हेल्प करना है मजिस्ट्रेट की, ठीक है। दूसरा, मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत पर रिपोर्ट करना, भाई अगर इनको रिपोर्ट मिलता है तो वो माननीय मजिस्ट्रेट को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो रिपोर्ट करेंगे। दूसरा, मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति की इच्छा पर उसके संरक्षण के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, यानी अगर पीड़ित व्यक्ति भाई नहीं पढ़ी लिखी है और चाहती है कि हमको कुछ सुविधा मिले, तो उसके लिए वो संरक्षण अधिकारी से कह सकती है, और संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को जो है आवेदन करने के लिए कह सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं वो सब चीजें, ठीक है। तीनों बात सही है, बिल्कुल सही, यही कुल तो काम होता है इनका, बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। देखिए और भी कई सारे काम है, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे करता हूँ। सेक्शन 9 में क्या दिया गया, सेक्शन 9 में कहा गया कि जो संरक्षण अधिकारी होंगे उनके काम क्या होंगे, पहला जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके कार्यों में सहायता करना, पहला। दूसरा, मजिस्ट्रेट को इसकी शिकायत पर रिपोर्ट करना, ठीक है। तीसरा, जो व्यथित व्यक्ति है यानी पीड़ित व्यक्ति की इच्छा पर उसके संरक्षण के लिए, ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करे, ये भी वही करेंगे, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित आश्रय गृह में सौंपने वाली रिपोर्ट नजदीकी थाने और मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने का काम भी ये करेंगे कि भाई हमने महिला को आश्रय गृह में सुरक्षित सौंप दिया है, छोड़ दिया है। विधिक सहायता या परामर्श आश्रय गृह तथा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली सेवा प्रदाताओं की सूची ये इनके पास रहेगा, ठीक है। ये भी रहेगा, ध्यान रखिएगा कि कौन कौन लोग किससे किससे कहाँ कहाँ मदद लिया गया वो सब, ठीक है। तो ये सब काम इनका होता है। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की डाट के तहत यह प्रावधान किया गया कि स्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक संगठन माने नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल एनजीओ ही आप समझ लीजिए एक तरह से,
अथवा कोई कंपनी, ठीक है, जो महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा करती हो। मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी भी है साथी, कोई अच्छी-अच्छी कंपनी भी होती हैं, ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि और ये एनजीओ महिलाओं के हितों के लिए बात करती हैं। राज्य सरकार के पास ऐसी सेवा प्रदाता के रूप में, राज्य सरकार एक सेवा प्रदाता के रूप में, ठीक है, पंजीयन कराएगी। तो भाई इन सबको पंजीकरण कराना पड़ता है कि भाई देखो महिलाओं से संबंधित ये उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, आपने को ध्यान होगा 8 में आपने क्या रखा, संरक्षक अधिकारी, 9 में आपने लिखा उनका काम, 10 में ऐसे एनजीओ और जो भी लोग हैं उनको ये बात कहा गया कि भाई आप लोग जो है सेवा प्रदाता के रूप में आप लोग अपना पंजीकरण कराइए कि आप एक सेवा प्रदाता हैं जो महिलाओं के हितों को लेकर के आप लोग को चिंतित रहते हैं। जैसे बहुत सारे महिलाओं के हित को लेकर के एनजीओ वगैरह आप देखेंगे चलते रहते हैं साथी, ठीक है। तो कहाँ पे दिया गया है, ये बात किया गया है धारा 10 में। तो ये आपको ध्यान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सेवा प्रदाता आपसे पूछेगा तो समझ लेना कौन कौन है इसमें, एनजीओ है, कंपनी, सब लोग हैं। और ये बात कहाँ पे की गई है, धारा 10 के पास। रजिस्टर के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, राज्य सरकार के पास, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो अगर आप एनजीओ खोलना चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा। अगला, घरेलू हिंसा 2005 की धारा 11 सेक्शन 11 के तहत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का उपाय करेगी। अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतराल पर लोक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा। तो आजकल तो इतना ऐड आता है तो मुमकिन है, डांट डांट। अब आप सोच लीजिए कौन है तो मुमकिन है। कहीं आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के या महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो उसको लेकर के प्रचार चल रहा, नहीं, जहां देखो तहां हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, वही चलता रहता है साथी। पर गवर्नमेंट को ये चीज देखना चाहिए कि रेडियो, टीवी, जो प्रिंट मीडिया है उनमें इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उसको छापी जाए ताकि जन जागरूक हो सके। पर आजकल तो न्यूज खोलो तो कुछ और, बातें कुछ और, है ना। दो ही मुद्दे बचे हैं कि अतीत में क्या हुआ और वर्तमान में कास्टिज्म में क्या चल रहा है, बस वही मुद्दे हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारी, जिसमें पुलिस अधिकारी, न्यायिक सेवा के सदस्य शामिल है, को इस अधिनियम के तहत समय समय पर क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, कि भाई कैसे क्या करना है। लेकिन प्रशिक्षण के नाम पे वही पेज पन्ना होता है साहब, है ना। प्रशिक्षण के नाम पे वही पेज पन्ना होता है, बड़े बड़े अधिकारी लोग दे देते हैं पैसा, फिर महिलाओं का क्या होता है, भगवान ने बेड़ा पाल लगा है ना। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कानून तो बहुत बना के गए हैं लोग, लेकिन कानून को नहीं मानने वाले लोग जो है साथी बहुत हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है साथी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। ये बात कहाँ पे कहा गया, किस सेक्शन में कहा गया, तो सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में सरकार के काम के बारे में कहा गया। और दो बातें आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें, इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि भैया प्रसारण आप करेंगे, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये अधिकारियों को प्रशिक्षित आप करेंगे, जो भी पुलिस वगैरह जो भी इस काम में लगे हैं उनको प्रशिक्षित आप करेंगे। तो प्रसारण करेंगे जैसे मीडिया वगैरह को लेकर के, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, इसके बारे में लोगों को बताएंगे, जन जागरूकता फैलाएंगे। और दूसरा, लोगों जो भी आपके अधिकारी हैं, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंट्रल के हों, उनको प्रशिक्षित करेंगे, ठीक है। ये दोनों बातें यहाँ पे साथ ही मेंशन है। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के पास घरेलू हिंसा के लिए एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब बात तो सही है, अब इसे समझने वाली बात है ना। मान लीजिए कि ए नाम के किसी व्यक्ति ने कोई महिला है जिस महिला का नाम एम है, और इस महिला के साथ काफी जो है झगड़ा मार होता है। तो एम नाम की महिला क्या करेंगी, जो हमारा सेक्शन 12 है साथी, इस सेक्शन 12 का इस्तेमाल करेंगे। और ये सेक्शन 12 बहुत खतरनाक होता है। इस सेक्शन 12 के तहत ये मांग करती है किसका, अनुतोष का, कंपनसेशन जिसे आप लोग बोलते हो, अनुतोष का साथी, है ना। कंपनसेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुतोष का मतलब कुछ डिमांड है। क्या डिमांड हो सकता है उनका, अभी हम लोग देखा जाएगा। तो डिमांड की मांग कर सकती हैं कौन कौन, एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे माननीय मजिस्ट्रेट साहब। चूंकि प्रथम नायक मजिस्ट्रेट इसकी देखभाल करते हैं, इस पूरे अधिनियम को समझते हैं, वही जो है सजा वगैरह सुनाते हैं। तो ये बात लिखा गया धारा 12 में। क्या क्या है इसके तहत देखिएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, अधिनियम की धारा 12 के तहत हम मजिस्ट्रेट को इस संदर्भ में आवेदन करेंगे। अधिनियम की धारा 12(1) में कहा गया कि देखिए, कोई भी पीड़ित महिला, वही व्यथित व्यक्ति, है ना, या उसके स्थान पे संरक्षण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन दायर कर सकता है। अच्छा, कोई अन्य व्यक्ति का मतलब उसके नात रिश्तेदार या पड़ोसी जो भी है, मतलब मान लीजिए महिला पढ़ी लिखी नहीं है और मान लीजिए संरक्षण अधिकारी भी काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है ना।
और कोई भी व्यक्ति में ज़्यादातर वकीला लोग होते हैं, है ना? ध्यान रखिए। अन्य कोई व्यक्ति ही जाता है, वकील साहब ज़्यादातर ऐसा करते हैं, है ना? ताकि 2 पैसा उनको मिले उसमें। तो इसमें क्या होता है, क्या-क्या माँग कर सकते हो? तो इसी जो ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसका भी धारा 18 पढ़ोगे, उसके तहत आप संरक्षण आदेश माँग सकते हो। कि भाई हमें कहीं कोई प्रोटेक्शन वगैरह कुछ मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। धारा 19 के तहत घर से ना निकाला जाए, इसके लिए आप निवेश आदेश भी माँग सकते हो या कोई वैकल्पिक मकान की माँग कर सकते हो। धारा 20 के तहत आर्थिक राहत या भरण-पोषण, जिसे आप बोलते हो मॉनेटरी रिलीफ, यही ज़्यादातर महिलाएँ इस्तेमाल करती हैं। बोलती हैं कि यार आप मुझे जो है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया भरण-पोषण के लिए दीजिए, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएँगे, है ना? तो इसलिए मॉनेटरी रिलीफ जो है ये महिलाओं के द्वारा माँगा जाता है, सेक्शन 20 का इस्तेमाल करके। कुछ लोग अब मिसयूज़ कर रहे हैं, पर अधिनियम ने बहुत अच्छा नियम बनाया था। जब लोगों ने इसको बनाया था तो बहुत ही बेहतर बनाया था 2005 में, ठीक है? पर अब इसका मिसयूज़ हो रहा है, ज़्यादातर केस में मिसयूज़ हो रहा है। अगली बात धारा 21 में के तहत हिरासत आदेश यानी कस्टडी ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि उनको लगे कि ये हमको मार डालेगा, तो वो या हमारे बच्चों को मार डालेगा, तो कस्टडी ऑर्डर की माँग कर सकती हैं कि हमें हिरासत में आप जो है रख सकते हैं, ठीक है? फिर 22 में ये कंपनसेशन, ये भी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो 20 और 22 का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्षतिपूर्ति का आदेश माँगा जाता है यहाँ पे। क्षतिपूर्ति माने कंपनसेशन ऑर्डर के लिए कह सकते हैं। तो भाई 20 और 22 ये दोनों ज़्यादातर इस्तेमाल में आजकल आ रहे हैं लोग, क्योंकि विवाह को महज़ एक बिज़नेस के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में आप पाओगे तो ये बहुत बड़ा स्कैम बन चुका होगा कि महिलाएँ शादी करके कंपनसेशन की डिमांड करती हुई पकड़ी जा रही हैं, ठीक है? आने वाले समय में ऐसा होगा, अभी नहीं होगा। तब फिर इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट को अगर आवेदन मिलता है, तो वह पहली सुनवाई की तारीख निर्धारित करेंगे, जो आवेदन प्राप्ति से कितने दिन के भीतर होना चाहिए। तो भैया ये 3 दिन के भीतर ही, जैसे मान लीजिए कि महिला ने आवेदन दिया, तो मजिस्ट्रेट के पास आवेदन पहुँचा, तो माननीय मजिस्ट्रेट जो है इस आवेदन के पर 3 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे, है ना? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, उनको करना है, कार्रवाई करना ही पड़ेगा साहब, ठीक है? तो ये बात दिया गया है किसमें, सेक्शन 12 में साथी। क्या कहा गया है? 12 में कई सारे क्लॉज हैं, पर हमें वकील नहीं ना बनना है। जब आपको वकील बनना होगा तो आप बताइए ना, उसके लिए हम लोग वकील वाली पढ़ाई करेंगे, है ना? पर अभी मेरे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कहता है सेक्शन 12 कि भाई देखो, जभी भी मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई आवेदन मिल जाता है प्रार्थी के द्वारा, तो वो आवेदन प्राप्ति की तिथि से 3 दिन से अधिक समय नहीं लेगा, पहली सुनवाई साहब कर देंगे, ठीक है? और देखिए दूसरी चीज़ कहता है कि आवेदन मजिस्ट्रेट पर मिलेगा तो मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई प्रथम सुनवाई की तिथि से 60 दिन के भीतर-भीतर खत्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं लंबा लटका दे, इससे कुल केस होता है, कई साल तक चलता रहे बेचारी, तब तक महिला बुढ़ी हो जाए, है ना? ऐसा नहीं कर सकते। अधिनियम की धारा 23 क्या कहता है कि इस संदर्भ में अगर मजिस्ट्रेट साहब को मान लीजिए लगता है कि यार महिला को बहुत दिक्कत हुई है, तो तुरंत की तुरंत, ठीक है? तुरंत के तुरंत वो अंतरिम आदेश भी दे सकते हैं। मतलब वो जो 3 दिन की सुनवाई है ना, वो तो गया बाद में। तुरंत अगर आप उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया महिला के साथ, माननीय मजिस्ट्रेट जी को ऐसा लगता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, तो वो अंतरिम आदेश भी दे सकते हैं और उस आदेश का पालन करना होगा, जिसमें उन्हें कस्टडी, संरक्षण, आश्रय गृह ये सब चीज़ें साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले इस बात को ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 23 में सेक्शन 23 में ये बात लिखा गया कि अंतरिम आदेश भी ये दे सकते हैं। मतलब सुनवाई से पहले भी दे सकते हैं साहब, इतना पावर इनके पास है। आगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 के अनुसार मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर कोई आदेश दे दिया जाता है, जिस तिथि को आदेश दिया गया है, उस तिथि से 30 दिन के अंदर-अंदर इसके विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील किया जा सकता है। अब सुनिएगा, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है बेचारा, है ना? ए नाम का कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, सीधा-साधा है और आर नाम की कोई महिला है, इनसे प्रेम कर बैठता है या शादी हो जाती है इनके साथ, सपोज़ करिएगा, ठीक है? होता क्या है, इनसे शादी हो जाती है दुर्भाग्य से, पर ये बहुत खतरनाक है ना? और ये क्या करती हैं, इसके पास आती हैं बेचारे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और इसे बोलते हैं कि भाई तुमने ये चीज़ें किया, और करके जो भी है झगड़ा मार बवाल करके ज़िंदगी से बोलती हैं कि भाई ठीक है निकल लो। लेकिन इनसे मन नहीं भरा है, अब वो सोच रही हैं आर्थिक रूप से इसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया जाए, मेंटली तो टॉर्चर किया है, अब सोच रही हैं आर्थिक रूप से डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा-बड़ा आँख का नाटक तो ये है ना? बड़े ही नाटकीय तरीके से इन्होंने माननीय मजिस्ट्रेट के सामने रोना-बिना किया और माननीय मजिस्ट्रेट ने बढ़िया आकर के कह दिया कि भाई ए नाम का जो पार्टिकुलर व्यक्ति है, इसके जीवन से जितनी भी सुविधाएँ हैं, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे,
लेकिन मान लीजिए कि इनके ऊपर जुर्माना मतलब कह दिया कि भाई तुम जो है 20,000 रुपए कंपनसेशन के रूप में इनको तुरंत दो सन से, या 2 साल की इन्होंने इनको सजा सुना दी, है ना? सजा सुना दी 2 साल में निपट जाएगा, पर जो ये तकलीफ हुई ना बेचारे को वो तो अलग छोड़ दीजिए, है ना? तो होगा क्या मेरे दोस्त? तो ये व्यक्ति जो है अगर वो चाहे, ठीक है? अगर वो चाहता है तो जभी भी ये घोषणा इनके द्वारा किया गया है उसके 30 दिन के भीतर जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का साथी, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो सेक्शन है, कौन सा? सेक्शन 29, इस सेक्शन के तहत 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में जाएगा और इनके जो माननीय मजिस्ट्रेट हैं इनके न्यायालय के इनके जो आदेश हैं उसके विरुद्ध अपील दायर करेगा कि भाई हम जो है इनसे संतुष्ट नहीं है, हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे, है ना? तो ऐसा कर सकता है। तो भैया 29, तो चलिए बचाव के लिए कुछ रास्ते हैं, लेकिन आप बचेंगे नहीं अंततः। देखिए क्या होता है मेरे भाई, 29 क के अनुसार अगर जो मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई आदेश दिया गया है, जिस तिथि को आदेश दिया गया है उस तिथि से 30 दिन के अंदर, और ज्यादा दिन ले लेंगे तब तो नहीं, 30 दिन के अंदर इसके विरुद्ध आप सेशन न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मान लेते हैं आपने अपील कर दिया। धारा 31 क्या कहता है? कहता है कि यदि न्यायालय द्वारा पारित किए गए संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश को प्रत्यार्थी द्वारा भंग किया जाता है, ठीक है? तो किसी भी प्रत्यार्थी द्वारा अगर भंग किया जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए प्रत्यार्थी को 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास या 20,000 रुपए तक की जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ वही व्यक्ति नहीं जा सकता, महिला भी जा सकती है। अगर मान लीजिए महिला को लगे कि नहीं अभी और हमको कंपनसेशन की जरूरत है और भी चीजों की जरूरत है तो और भी अपील वो कर सकती है, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिएगा, एक लोग नहीं दोनों लोग कर सकते हैं, ऐसा है ना? और अगर अगर न्यायालय की बात आप नहीं मानते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है या 20,000 रुपए की जुर्माना, या फिर दोनों आपको देना पड़ सकता है, ठीक है? अधिनियम की धारा 32 क्या कहती है कि इस तरह का जो भी आप डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे वह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। ध्यान रखिएगा साथ में, है ना? आगे देखेंगे नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने पर शासित है? अगर कोई संरक्षण अधिकारी है वो अपना काम नहीं करता तो उसे भी सजा मिलेगी। कौन सी एक्ट करेगा? धारा देगा साथी 33। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा जो 33 है वह कहता है कि भाई अगर संरक्षण अधिकारी काम नहीं करता है तो वो भी सजा का हकदार होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे धारा 33, और उसी के लिए भी वही सजा है साथी, 1 वर्ष की सजा, 20,000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कारा के निम्नलिखित में से किस बात में न्यायालय द्वारा कहा गया कि घरेलू हिंसा का लाभ सिर्फ वर्तमान पत्नी को ही नहीं बल्कि तलाकशुदा महिला को भी मिलेगा? ये कैसा मामला है? ऐसा मामला है कि अगर मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और एम नाम के किसी व्यक्ति से विवाह किया है और इनका तलाक हो गया है, तो लेकिन जहां भी एम नाम की महिला उनको मार्केट में दिखती है तो ये भाई साहब लगते हैं उसको गरियाने, है ना? या पीटने या मारने या कुछ भी बोलने। तो भाई साहब ये भी कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी कर रहे हैं घरेलू हिंसा, क्योंकि तलाकशुदा के बाद 2013 में न्यायालय ने ऐसा इंदिरा शर्मा मामला में कहा कि भाई अगर ऐसा कोई करता है विवाह के बाद भी तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। इंदिरा शर्मा वीकेवी शर्मा का मामला था साथी, है ना? तो ये वाला हो जाएगा इस प्रश्न में राइट आंसर आपका, सही जवाब ध्यान रखिएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है जिस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा राइट आंसर। कल हम लोग महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 यहाँ से सवाल आते हैं पेपर में, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका जरूर आंसर देंगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग इसकी पूरी पीडीएफ ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट मूल विधि है, कंप्लीट भारतीय संविधान, कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट जीएस, ये पूरा का पूरा सेशन आपको मिल सकता है। ये नंबर दिया, इस पर आप व्हाट्सएप करिए 8881716810 पर साथी, ठीक है? और बोल दिए सर हमें यूपीएसआई का जो आपका प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है उसकी जानकारी चेक कर लेंगे। फीस इसके साथ ही फिक्स है, इसमें ना कम होगी ना बेसी, ये इसकी फीस है साथ, ठीक है? मिलते हैं आपसे हम लोग कल महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के